सुना हो, क्योंकि हम रिपीटेडली पढ़ेंगे, ये पोर्शन पढ़ेंगे, फिर अगला पोर्शन पढ़ेंगे, फिर अगला पोर्शन पढ़ेंगे, हमको सब याद हो ही जाएंगे। तो द यूनियन पे हम लोग द एग्जीक्यूटिव पढ़ने वाले हैं। चलिए आ जाइए। The executive. The union executive refers to the branch of the Indian government responsible for implementation and administration of law. आपको याद है ना, हम लोगों ने गवर्नमेंट के 3 विंग पढ़े थे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। ठीक है, सीधी बात। एग्जीक्यूटिव जो आप लोग भी ट्राई कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू बी अ पार्ट ऑफ परमानेंट एग्जीक्यूटिव, और एक टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव होता है जिसके पार्ट ये है। ठीक है, का वर्क है टू एग्जीक्यूट, लेजिस्लेचर का वर्क है टू मेक लॉ बिकॉज दे आर लॉ मेकर्स, एंड जुडिशरी का वर्क है फॉर चेक्स एंड बैलेंसेस। एग्जीक्यूटिव पे जब हम आते हैं तो इट इज रिस्पॉन्सिबल for the implementation and administration of laws made by Parliament or Legislative Assembly. It consists of the President, the Prime Minister and the Council of Ministers. एग्जीक्यूटिव में ये 3 चीज आती हैं, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट। वैसे इसको नॉमिनल हेड बोला जाता है, आगे हम लोग पढ़ लेंगे। यूनियन एग्जीक्यूटिव होल्ड्स द एग्जीक्यूटिव पावर एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। सिंपल है। और सबसे पहला आर्टिकल 52, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और सिंपल सी बात कहता है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ। एक यूनियन एग्जीक्यूटिव का आप लोगों ने आइडिया ले लिया, कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, और 52 सिंपल सी बात करता है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। By him either directly or through subordinate officers subordinate to him by this constitution, without prejudice to the generality of the foregoing provision. The supreme command of the defense forces of the union shall be vested in the president, and exercise thereof shall be regulated by। देखिए इमरजेंसी भी जो है वो, देखिए सारे जो मेजर काम है वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही होता है। जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो एक्सरसाइज होगी इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट होगी। ठीक है, ईदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। जजेस का अपॉइंटमेंट होगा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो प्रेसिडेंट का नाम आ जाएगा। ठीक है, ओथ लेनी होगी मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, तो प्रेसिडेंट का नाम आ जाएगा। स्टेट में गवर्नर का आ जाएगा। ठीक, सब कुछ प्रेसिडेंट के नाम पे होगा। और सीधी बात ये कि डिफेंस फोर्सेस ऑफ द यूनियन का भी जो पावर होगा वो प्रेसिडेंट में वेस्ट करेगा। ठीक है, ठीक है, आगे जाके पता लग जाएगा सबको कि वो थोड़ा राज्यसभा का कॉम्प्लिकेटेड होता है, राज्यसभा का हम आगे पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट का इलेक्शन, इलेक्टोरल कॉलेज जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। सिंपल सा एक बार ऊपर ऊपर बताया तो रीड बाद में कर लेंगे। इलेक्टोरल कॉलेज क्या क्या होगा, कौन कौन वोट करेगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एंड यूटी ऑफ पौंडीचेरी, क्योंकि दोनों में असेंबली है, और जो यूनियन टेरिटरी है उसमें असेंबली नहीं। ठीक है, वो यूनियन पूरे कंट्रोल में है उनके। ठीक, यहाँ पार्शियल कंट्रोल में है। बहुत सिंपल, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, यानी कि अभी होने वाला है।
क्या अमेंडमेंट आया है क्या? 22 में होगा। JNK का अमेंडमेंट आया है क्या? JNK में असेंबली वापस आ चुकी है। अर्लियर इट वाज अ स्टेट। अरे JNK का तो होना ही होना चाहिए मुझे लगता है, ठीक है। राइट नाउ इट इज अ स्टेट। हाँ स्टेट है। स्टेट नहीं है JNK, यूनियन टेरिटरी है विद नॉट कंप्लीट पावर, यूनियन टेरिटरी जस्ट लाइक दिल्ली। हाँ लेकिन अब इसमें चेंज अमेंडमेंट किया है कि नहीं किया है, ये देख लीजिए। ड्यूटी विद द लेजिस्लेचर, राइट। नो अमेंडमेंट नॉट डन। अभी तक तो यार है कि अमेंडमेंट नहीं हुआ है, तो मुझे रखा जाएगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जम्मू कश्मीर वोट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये टू बी ब्रॉड, इलेक्शन से पहले आ जाना चाहिए। 27 में इलेक्शन, उससे पहले आ ही जाएगा, ब्लेंडर हो जाएगा अदरवाइज, ठीक है। कि हमने आर्टिकल 52 पढ़ा, प्रेसिडेंट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट। 53 पढ़ा, एक्सरसाइज ऑल द पावर इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट हो गया। 54 पढ़ा, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। इलेक्शन कैसे होगा ये बता दिया। और देखते हैं 55 जो लगता है यही है। ये आप लोगों को पता लग गया कि पौंडीचेरी यूटी, बाकी सारे स्टेट और बाकी ये। अब इसमें ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट कैसे होगा ये पता कर लीजिए। आ गया कैसे? नहीं किया, हाँ लेकिन उसके लिए अमेंडमेंट आएगा। असेंबली रिस्टोर हो गई, लेकिन दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो स्टेट, जैसे इसमें प्रोविजन दिया हुआ है कि स्टेट असेंबली करेंगी सारा। नाउ इट इज नॉट अ स्टेट असेंबली, इट इज अ यूनियन टेरिटरी। और यूनियन दो एक्सप्रेसली मेंशन्ड है ना, क्योंकि जो दिल्ली और पौंडीचेरी का है ये भी 79 या 69 में आया है, एड ऑन हुआ है। हाँ 70th अमेंडमेंट है ना, तो वो मुझे लग जो उन्होंने बात की 27 में इलेक्शन है उससे पहले ही इसमें अमेंडमेंट कर देंगे। अदरवाइज इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी वो एक्सप्रेसली मेंशन नहीं, ठीक है। तब बदल भी गया उसका हिसाब, पहले उसमें लद्दाख था, अब नहीं है, ठीक है। वेइंग ऑफ वोट्स को पढ़ लेते हैं। वैल्यू ऑफ एन एमएलए वोट, एमएलए वोट पढ़ लेंगे। एमएलए वोट पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट पहले है क्योंकि एमएलए का जो वेइंग ऑफ वोट है उसको जब कलेक्टिवली वैल्यू की जब जोड़ देंगे हम, तब एमपी के वोट की वैल्यू निकलेगी। दिक्कत यहां पे ये है कि जहां त्रिपुरा, मेघालय, यहाँ के जो एमएलए हैं उनका पॉपुलेशन बेस कम है, ठीक है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, पर मान लो कि फॉर एग्जांपल त्रिपुरा में कोई एमएलए है जिसके अंडर आ रहे हैं 80,000 पीपल ओनली। उत्तर प्रदेश वाले एमएलए के अंडर 8 लाख आ रहे हैं, ठीक है। तो वैसे तो देखा जाए कि ये गलत त्रिपुरा के साथ हो रहा है, जहां पॉपुलेशन बढ़ रही है उसका ज्यादा से हो रहा है। पॉपुलेशन बढ़ाने में कौन सा बड़ा काम है ना, वो तो बढ़ा ही रहे यूपी बिहार में लोग, ठीक। पॉपुलेशन कम रखना ही बड़ा काम है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि त्रिपुरा में 80,000, जहां माना गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल, वी आर मीन एमएलए एंड एमपी इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। अब 8 लाख लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है उसका वोट उसके बराबर नहीं हो सकता जो 80,000 वोटों का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, इसलिए वैल्यू ऑफ वोट निकाला जाएगा। वैल्यू ऑफ वोट में 8 लाख वाला ऊपर चला जाएगा बहुत, ठीक है। और यही इश्यू अभी डिलिमिटेशन में हो रहा है। सदर्न स्टेट्स ये कह रहे हैं
कि आपकी जो डिलिमिटेशन प्रैक्टिस है, आप नॉर्दर्न स्टेट्स की सीट्स बढ़ा देंगे तो हमारा रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट कम हो जाएगा, विच इज राइट। और ये गवर्नमेंट उनको आश्वासन दे रही है कि डिलिमिटेशन में हम ऐसा बैलेंस रखेंगे कि सदर्न और नॉर्दर्न में लगभग जैसा अभी सिनेरियो है वैसा ही हो, सिर्फ नंबर ऑफ सीट्स बढ़े। समझ गए? बहुत सिंपल सी बात यह है कि अगर केरल बहुत पढ़ा लिखा देश है, वहां पे जो बर्थ रेट है वो अराउंड 1.8 मान लो, अब बिहार थोड़ा बैकवर्ड रह गया तो वहां अराउंड 3 मान लो, ठीक। लेकिन वो 1.8 और 3 में वो इंडिविजुअल का है, इतने करोड़ ऑफ पीपल है बिहार में, तो वो विद टाइम पॉपुलेशन बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है। जब 4-5 मान लो बर्थ रेट किसी एरिया का, तो केरल के जो पहले एमपी से आई गेस 30 के अराउंड है केरल में, ठीक, और 40 है बिहार में। अब उन्होंने जब इंक्रीमेंट किया पॉपुलेशन के बेस के आधार पे, तो बिहार में 40 के 80 कर दिए, केरल में 30 के 40 कर दिए। समझ गए? तो ये डिसबैलेंस हो गया। इसीलिए वेइंग ऑफ वोट इज एसेंशियल बिकॉज द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट इक्विवेलेंट और नॉट इक्वल। एमएलए का जो है गोवा में मे वैरी, उत्तर प्रदेश में मे वैरी। गॉट इट? तो प्रेसिडेंशियल वोट में हम निकालेंगे वेइंग ऑफ वोट। वेइंग ऑफ वोट कैसे निकलेगा? टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबली इन 2000। जैसे टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट यूपी की हमने लास्ट टाइम निकाली थी। बिहार की पॉपुलेशन कितनी है, किसी को आइडिया? नहीं। 5 करोड़ नहीं, नहीं यूपी की 13 करोड़ हो गई है। असल में एट प्रेजेंट पे भी नहीं निकलेगा ना, ये पुराने वाले पे निकलेगा। 13 हो गई है ना। तो लास्ट टाइम जब हमने वैल्यू निकाली थी तो 8 करोड़ पे निकाली थी। जस्ट देखना पड़ेगा एक बार, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा सिनेरियो। तो वो 2002 पे निकाली होगी। 2002 में यूपी पॉपुलेशन आप चेक करेंगे 13 करोड़ 10 8 2011 में 10 है, नहीं 2002 में, 2001 की सेंसस से। 2002 में 8.5 कितना? 8.5 करोड़। हाँ, तो उसी है, हाँ उसी करो, उसी के 2001 वाले सेंसस को बेस बना के 2002 में लिमिटेशन हुआ था ना, इन्होंने बनाया। टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इज 8 करोड़, ठीक, एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन असेंबली मस्ट बी 403। ठीक है, क्रॉस चेक कर लीजिए, 403 है इनटू 1000। ठीक है, इसका जो आएगा, अच्छा नीचे लिखा ही हुआ है मैंने देखा, ठीक है, इसका जो आएगा वैल्यू ऑफ वोट वो अराउंड 208 आएगा। ऐसे ही हर स्टेट का निकाल लेंगे। नहीं हमें चेंज करते हैं यूपी पे पॉपुलेशन। देखिए यूपी का पॉपुलेशन जो है ना, ठीक है, अच्छा यू राइट, पॉपुलेशन सेंसस 1971 को ले रखा है, नॉट 2001 को। हमारे यहाँ कंफ्यूजन ये हो गई कि मैंने बीच में बिहार का नाम लिया तो वो बिहार के फिगर्स बता रहे थे, मैं यूपी की फिगर्स के हिसाब से चल रहा था। ठीक है, तो पॉपुलेशन बेस जो ले रखा है वो 1971 ले रखा है। ठीक, उसके बाद जब वो 2002 में 25 साल के रिन्यू करते हैं तो भी यही बेस रखते हैं, बेस को चेंज नहीं करते। ठीक है, तो यही बेस तब से बना हुआ है 1971 के सेंसस का। उस वक्त जो पॉपुलेशन थी यूपी की थी वो थी 8 करोड़।
तब जब डिवाइड किया 403 को, तब निकला 208 की वैल्यू। यही आप उत्तराखंड का देखोगे तो टोटल सीट्स, टोटल एमएलए है 70 और पॉपुलेशन लगभग 44 लाख 45 लाख। ठीक है, तो इसीलिए यूपी के एमएलए की वोट का वेट ज्यादा माना गया और यूके मतलब उत्तराखंड के एमएलए का वोट कम माना गया। ठीक है, और ये आप सबका एक बार आइडिया गो थ्रू कर लीजिए। जैसे आसाम में 126 है, पॉपुलेशन इज 1.4 करोड़, 116। अब बहुत मेजर चेंज आ जाएगा 2027 के बाद, क्योंकि ये गवर्नमेंट करना चाहती है चेंज, क्योंकि एक तो लगभग 50 वर्ष हो गए चेंज नहीं आया है बाउंड्रीज में, मेजर नंबर ऑफ सीट्स में। इन्होंने नया जो सेंट्रल विस्टा जो नया पार्लियामेंट प्रोजेक्ट था, जो पार्लियामेंट नया बनाया है, उसको सीट्स भी इन्होंने इस हिसाब से किए, तो साइज इस हिसाब से किया है कि अब जब नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगी तो उसको वो एडजस्ट कर पाए। अच्छा, मजेदार बात क्या है कि नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ेंगी और वुमेन रिजर्वेशन भी बढ़ेगा 33%। जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए जो सबसे कम कंपटीशन वाला क्षेत्र है वो यूपीएससी नहीं है, वो राजनीति है। ठीक है, और जेन्युइनली बता रहा हूं, मजाक में नहीं। क्यों? क्योंकि लड़कियों का टेम्परामेंट जनरली पॉलिटिकल नहीं होता है। ठीक है, ना उन्हें इतना इंटरेस्ट आता है, ये लड़के ज्यादा युद्ध मचाते हैं इसमें। ठीक है, तो यहां पे अगर आप थोड़ा सा काम कर लेंगे अपने ऊपर, एक नॉलेज बेस पे, थोड़ा पर्सनालिटी पे, थोड़ा स्पीकिंग स्किल पे, अगर आपने ये कर लिया, चौथा बिहेवियर, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी में सर्वाइव करने के लिए बिहेवियर बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ता है, सोसाइटी में आ जाएगा। ये 4-5 चीजें अगर आप लोगों ने कर ली, ना ये पंकज के काम का टॉपिक है, ना मनन के, ना बोली। ठीक है, इसलिए नहीं है कि क्या ही उनकी तो सीट कम ही हो रही है। ठीक है, यूपीएससी में भी लड़कियां आगे बढ़ जाएंगी, धीरे पार्लियामेंट में भी जंप आने वाला है 33% का। तो अगर ये 4-5 चीजों पे आपने काम कर लिया तो आप चिंता ना करें, जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना वो आपको खुद रीच आउट करेंगे। ऐसा नहीं है खुद ही रीच आउट करेगी, उनकी प्रेजेंस आपको फील करानी पड़ेगी, देन दे विल देमसेल्व्स रीच आउट टू यू। उन्हें खुद ऐसे फेसेस चाहिए। ठीक है, जैसे अभी आप देखोगे कि वेस्ट बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी का कमान सौंपी गई है, तो वो कोई बीजेपी का आदमी थोड़ी था, वो तो तृणमूल कांग्रेस का आदमी था। जैसे असम में हेमंत बिस्व शर्मा, हेमंत दास, वो कोई बीजेपी के आदमी थोड़ी थे, वो तो कांग्रेस के थे। तो पॉलिटिकल पार्टी खुद फेसेस तलाशती है। जैसे अन्ना मलई में फेस दिखा तो उन्होंने उठा लिया, कैपेबिलिटी बस। कैपेबिलिटी क्या है? नॉलेज, स्पीकिंग स्किल, पर्सनालिटी, नथिंग एल्स। और उसके लिए एक काम करना है, रटना नहीं है, समझना है। जिन्होंने रट लिया, एग्जाम शायद निकाल ले पर वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। और इतना छोटी जर्नी नहीं होनी चाहिए कि बस हमने नौकरी पा लिया सेटिस्फाइड। बिना नौकरी के भी लोग एज अ स्कॉलर सेटिस्फाई हो जाते हैं। ग्रोथ है। हाँ, जरूर हैज एन नंबर ऑफ पार्टी ऑप्शन, वेरी राइट। क्योंकि उसको उसकी किताब अगर आप देखोगे ना, वाई एम अ हिंदू, बात उन्होंने ऐसी कर डाली है कि वो बीजेपी भी ले लेगी जब मन में चाहे। लेकिन जहां से बिलोंग करते हैं, केरल से, तिरुवनंतपुरम से, तो वहां वही स्ट्रॉन्ग है। विल बी इम्प्लीमेंटेड ओनली आफ्टर 2029, मतलब अगले इलेक्शन में महिलाओं का बहुत बड़ा वैकेंसी आने वाली है एमपी एमएलए की। भर देना सब लोग फॉर्म, ठीक है? और भैया आप लोग मत भर देना, मर्द लोग, उस फॉर्म को। ठीक? अरे मजेदार बात क्या है, अभी आप लोगों ने वो देखा जेंडर फ्लूइडिटी, वो जो बॉक्सर थी ओलंपिक में, जो अर्लियर ही वाज अ मेल, बट जेंडर फ्लूइडिटी के कारण आफ्टर ऑपरेशन ही बिकेम अ फीमेल और गोल्ड जीता उन्होंने।
तो ऐसा ना हो कि आगे जाके वुमेन वैकेंसी इतनी आ जाए कि पुरुष उस वैकेंसी को भरने लगे। चलिए आगे चलते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ लिया वोट बेस कैसे होगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज और है, जब सारे स्टेट का वोट वैल्यू निकल आएगा, टोटल वोट वैल्यू पर एमएलए 208 है, ठीक है, पर एमएलए उत्तर प्रदेश में 208 है, 208 इंटू 403, ठीक है, इज इक्वल टू 83,824। ये हो गई उत्तर प्रदेश की वैल्यू ऑफ वोट फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ये हो गई उत्तराखंड की, ये हो गई वेस्ट बंगाल की। तो इन सब को जब ऐड ऑन करेंगे तो टोटल आ जाएगा दैट इज 549,000। ये वैल्यू ऑफ वोट इंपॉर्टेंट है एमपी के लिए, ठीक। यहां पे आपने इनकी वैल्यू ऑफ वोट निकाल ली। ये मैं आगे आपको बताता हूं कि जनरल है, ओल्ड है, इसमें जेएनके का नहीं, लद्दाख का दिया है, जेएनके का नहीं दिया है, एट प्रेजेंट दिया हुआ है, एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है। चलिए आप जनरल पकड़ लीजिए। एमपी का आपको पढ़ना होगा। एमपी का क्या हो गया, सम ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल स्टेट असेंबलीज। ये जो स्टेट असेंबली है, ठीक है, इसमें आपका वो यूटी वाला भी जुड़ा हुआ है, दिल्ली और पौंडीचेरी का, ठीक है, और डिवाइडेड बाय द सम टोटल ऑफ मेंबर्स इन बोथ द हाउसेस, ठीक है। तो बोथ हाउस में कितने हैं लोकसभा में, दो है 543 और राज्यसभा में 2। हाँ टोटल आपने सैंक्शन बोल दिया है ना, नहीं नहीं कम होंगे, इसमें से कम होंगे, 238 हो गया, तेजस्वी ने बताया, क्योंकि एक तो वो चले गए एंग्लो, राइट, जो नॉमिनेशन से होते थे एंग्लो इंडियन। हाँ एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, द नंबर्स गेम। एंग्लो वॉज फॉर लोकसभा ओनली। अभी राज्यसभा से किसी का काटा गया है नॉमिनेशन में, व्हाट आई रिमेंबर, ठीक है। तो एक बार इस नंबर को क्लियर कर लेंगे तो 776 आएगा, और ये 776 will divide this 549 और ये जो भी था, तो फिर किसकी वोट आ जाएगी, तब वोट आ जाएगी सम टोटल, तो आपने देख लिया, तो वोट आ जाएगी टोटल वैल्यू ऑफ वोट इज 708, ठीक है, पर पर्सन, ठीक है। इस हिसाब से डिवाइड हो जाएंगे इन सबके वोट पर। जो मैप दे रखा था ना, उसमें सबका वैल्यू ऑफ वोट दे रखा था। उत्तर प्रदेश से एक एमएलए का 208 वोट वैल्यू है, और एमपी का वोट में 708 तक फिक्स है ऑलरेडी, ठीक है, गॉट इट। चलिए वो नंबर ही वो वेरीफाई कर दिया। सर राज्यसभा की तो 233 सीट्स, हाँ वही मैं वही बोल रही हूँ, 233 लेंगे ना राज्यसभा की 233 सीट्स लेंगे ना, क्योंकि 12 तो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं और नॉमिनेटेड मेंबर इलेक्ट नहीं कर सकते, मतलब इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते प्रेसिडेंट के, तो 233 काउंट करेंगे हम राज्यसभा में। हमने ऊपर 245 काउंट कर लिया। ठीक है वो, हाँ राइट, वो इनपुट आया नॉमिनेटेड, क्योंकि वो इलेक्टेड नहीं है, ठीक है, दे विल नॉट वोट,
इसलिए जो इलेक्टेड है वही वोट करेंगे। तो द नंबर कम्स एट 233 राज्यसभा का और 543 इज एट लोकसभा। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया है, प्रेसिडेंट वाला सिंपल है, राइट? कोई कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं। के बाद हम लोग चलेंगे द नंबर ऑफ वोट्स फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्टर्स आर एज फॉलोज। अच्छा, एक टोटल नंबर पे दिया हुआ है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का टोटल कितना। अच्छा, और फिर ये देखिए दोनों इक्वल ही हो जाएगा। ठीक है, दोनों का इक्वल पड़ जाएगा, तभी लोकसभा और राज्यसभा बराबर हो गई। और अगर हम नॉमिनेटेड ले लेते हैं ना तो ये वैल्यू हट जाती है, और तो किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, बट एक डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता। चलिए एक बार प्रेसिडेंट्स को गो थ्रू कर लें, कौन कौन भारत के राष्ट्रपति रहे। किसी के बारे में कुछ खास पता हो तो टाइप कर दीजिएगा, ठीक है? किसी पे कोई कमेंट करना हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो कर सकते हैं आप। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, शकीर लेजिस्लेटिव असेंबली हुसैन, के चेयरमैन, श्री भरगिरी, सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन। ठीक है, श्री राम प्रेसिडेंट, कोविंद, चेयरमैन तो हुए ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। रामनाथ कोविंद, ओके। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे तेजस्वी ने हाँ कर दिया। ठीक है, वो क्रॉस चेक कर रहे हैं कुछ। वो जो साउथ इंडियन थे, IYANGAR नाम से ना। प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फ्रॉम 1950 to 1962, 2 terms। ठीक है, हाँ, HV अयंगार। हाँ, तो हम ठीक थे ना? तो चेयरमैन हुए ना, चेयरमैन, हाँ ठीक है। तो दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका बहुत काम है इंडियन फिलॉसफी को लेके। ठीक है, देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबको पता ही है, पहले राष्ट्रपति, दुनिया को पता है, मतलब भारत में जितनी दुनिया है उनको पता है। सेकंड, सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि उनका हिंदू फिलॉसफी पे बहुत काम है, उनका एजुकेशन पॉलिसी पे बहुत काम है। 1950 में एजुकेशन कमिटी बैठी थी, अगर आप लोगों को पता हो, यूजीसी पे शायद उन्होंने किया था हायर एजुकेशन को लेके। तो उनकी रिकमेंडेशंस में थी, एक वर्धा थी जो गांधी की थी, महात्मा गांधी की, एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन की थी। ठीक है, और उनका केस भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ही इज अ वेरी रिस्पेक्टेड। अच्छा, इनके नाम पे हम क्या बनाते हैं? जकीर हुसैन, टीचर्स डे, 14 सितंबर, 5 सितंबर, 5, ठीक है, 5 सितंबर। 14 तो हमारे वो थे चाचा जी। अगले, अच्छा, इनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इनकी जो थीसिस थी ना हिंदू फिलॉसफी को लेके, बहुत डीप है। इनकी जो थीसिस थी, क्योंकि ये प्रोफेसर भी थे, तो इनका एक स्टूडेंट था PhD, इसका नाम है जदुनाथ सरकार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जदुनाथ सिन्हा। ठीक है, तो ये उसने एलेज किया था कि मेरी थीसिस को इन्होंने अपनी बुक बना लिया है। ये ऐसा बड़ा केस है जो हम लोगों ने दबा दिया है कब्र के अंदर, क्योंकि राष्ट्रपति है हमारे। ठीक है, और केस चला, उसके बाद व्हाट आई रिमेम्बर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और कौन कौन थे जिन्होंने उसको बात को दबाया, फिर उसको सेटल डाउन किया। आई डोंट नो द ट्रुथ, बट कोर्ट ने कहीं ये फाइंडिंग दी थी कि थीसिस से बहुत सिमिलैरिटी है इनकी, जो हिंदू फिलॉसफी वॉल्यूम 2 है उसमें। ठीक है, जस्ट टू टेल यू
कि लोगों के बारे में अगर आपको पता होता है ना तो आपको याद रह जाते हैं एज इट इज, ठीक है। वो अदरवाइज आपके लिए वो नॉर्मल नाम है जो आपको याद करना है, जिससे आप कुछ कनेक्ट नहीं कर पा रहे। जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, ये वो है जो पाकिस्तान बनने के लिए कांग्रेस के मेंबर थे, 1967। इंडियन नेशनल कांग्रेस के, गांधी के बहुत क्लोज थे, ठीक। और ये जो है 2-3 नाम है, जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान, जाकिर हुसैन और अबुल कलाम, एजुकेशन मिनिस्टर रहे थे अबुल कलाम आजाद, ठीक है। अबुल कलाम, राइट वन। मौलाना अबुल कलाम, ठीक। तो वो जो ये लोग रहे थे, तो ये सब पाकिस्तान बनवाना नहीं चाहते थे, ये इंडिया ही रह गए। तो जाकिर हुसैन इज वन ऑफ देम। इनकी वाइफ जामिया की चांसलर रही है, जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली वाले से जानते हो उनको। ये खुद एएमयू के स्टूडेंट रहे जब ओरिएंटल कॉलेज था, ठीक है। और मजेदार बात क्या है, तो जाकिर हुसैन इन्हीं के नाम पे दी हुआ कॉलेज, वाह। हाँ, वो तो गढ़ है, इतनी दिव्य कीर्ति जाकिर हुसैन में पढ़े हैं। विकास दिव्य कीर्ति जाकिर हुसैन में पढ़े हैं। और जो उनके साथ पे इंटरव्यू लेते हैं ना, क्या नाम है उनके, थोड़े डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं सर, वो हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर है, उनका नाम भूल गई मैं। जाकिर के ही हैं, हिंदी के, हाँ हिंदी के बोला आपने, मुझे हिंदी सुनाई दिया। विजेंद्र चौहान, वो खुद जाकिर में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये लो, एक अब याद रह जाएगा जाकिर हुसैन बहुत अच्छे से, इतने कनेक्शन निकाला है जाकिर हुसैन के। इनके 2 भाई थे, एक आर्मी जनरल बनते हैं पाकिस्तान के, और दूसरे भी बड़ी पोस्ट गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान बनते हैं, ऐसा कुछ है, कुछ वेरिएशन है। दोनों सगे भाई पाकिस्तान बनवाते हैं और भाई साहब यहाँ है। या अच्छी बात भी हो सकती है, शॉकिंग बात भी हो सकती है, ठीक है। तो जाकिर हुसैन हो गए डॉक्टर, ये हो गए श्री वराहगिरी वेंकटगिरी। ये तमिलनाडु के हैं, सॉरी ये केरल के हैं शायद, साउथ के। अब साउथ के लिए गए नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो रहे, और इनका जो बेटा है या पोता है साईनाथ सम है, वो फार्मर्स प्रोटेस्ट पे इन्वॉल्व था साईनाथ, पी साईनाथ, तेजस्वी ने बताया साईनाथ है। और ये ब्लॉग लिखते हैं पेपर में, और थोड़े शायद लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है। अब सर्च करो साईनाथ पे कोई केस है, आई डोंट थिंक। किस पे? देवेगौड़ा नहीं, वो झारखंड वाले थे। सर वो कर्नाटका से थे, एचडी देवेगौड़ा। सर देवेगौड़ा कर्नाटका से थे। हाँ कर्नाटक, यहाँ को कंफ्यूजन हुआ। हाँ सर, उन्हीं के किसी पे केस हुआ था ना रिसेंटली, उनके घर में से केस हुआ है। हाँ सर, कंट्रोवर्सी वो तो हुई थी ना काफी। कुमार स्वामी उनके बेटे हो गए। नहीं, उनके बेटे प्रज्वल रावणा। और केस क्या था? असॉल्ट का था। अच्छा, तो मैंने मिस आउट कर दिया, ठीक है, क्योंकि एचडी देवगौड़ा ने तो अभी सेकंड मैरिज की है शायद। और मजेदार बात क्या है, गलत बोल गया, कुमार स्वामी, देवगौड़ा जी को नहीं बोलना चाहिए था मुझे ऐसा। देवगौड़ा जी तो 92 की एज में आज भी पार्लियामेंट में बैठते हैं, और आज भी बैठे बैठे वो वोट भी करते हैं, प्रेजेंट भी होते हैं एट द एज ऑफ 92। जबकि 80 के बाद लोगों की फंक्शनलिटी खत्म हो जाती है यूजुअली। आप कभी जाके देखिए, और इनफैक्ट वो हमेशा जो स्पीकर है वो यही बोलते हैं, ऑनरेबल मेंबर यू प्लीज सिट डाउन एंड देन स्पीक, ठीक। तो वराह वेंकटगिरी को भी आप याद रख सकते हैं। ये हो गए अगले
अच्छा, जाकिर हुसैन शायद हार्ट अटैक से चले गए थे ऊपर, चेक कर लीजिएगा 2 साल में ही। और जब चले गए थे तब हमने एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया था बीच में वीवी गिरी को, और बाद में वीवी गिरी को ही हमने बना दिया प्रेसिडेंट, और फिर मोस्ट प्रोबेबली वीवी गिरी हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी रहे पहले इससे। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, इनको जब बनाया तो इमरजेंसी लगी, तो भला हो कि इमरजेंसी जब लगी तो हम बोल सकते हैं कि भाई इस देश में अल्पसंख्यक ही एक प्रधानमंत्री था, सॉरी राष्ट्रपति था, और उसी ने इमरजेंसी लगाई, मतलब फाइनल उसके ऑर्डर थे, देयर इज नो एक्सक्लूजन ऑफ माइनॉरिटी। फिर ये भी चले गए थे हार्ट अटैक से शायद, या कुछ हेल्थ इश्यू था, जल्दी चले गए थे ये भी। और ये दोनों जो है ना ऑफिस में ही थे जब डेथ हुई, जाकिर भी और ये फकीरुद्दीन भी। अगला श्री नीलम संजीवा रेड्डी, इनके बारे में कोई है, कोई इनका अगर किसी को आइडिया हो, जो कम आइडिया है कोई, क्योंकि ना ये फैमिलीज, अच्छा इनका है फखरुद्दीन का, जानने वाला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सलमान खुर्शीद, सर्च करिए देखिए, सलमान खुर्शीद के दादा, कांग्रेस के जो कि इसके सलमान खुर्शीद के पिताजी भी बहुत बड़े कांग्रेस के नेता थे। गलत हो गया, जाकिर हुसैन के, फखरुद्दीन के मतलब नहीं है कोई ऐसा रिलेटिव। सलमान खुर्शीद, प्लीज क्रॉस चेक कि इन दोनों राष्ट्रपतियों में से एक का रिलेटिव है, एक के रिलेटिव है सलमान खुर्शीद, जाकिर हुसैन के रिलेटिव है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, जाकिर हुसैन के रिलेटिव सलमान खुर्शीद एंड ऑल। और फिर फकीरुद्दीन नाना, ठीक। श्री नीलम संजीवा रेड्डी, कुछ इनके बारे में नोन हो किसी को तो मुझे बताएं, तेजस्विनी जी आप। ज्ञानी जैल सिंह तो आप जानते ही हैं, क्योंकि इस बीच क्या हुआ था, पंजाब वाला सिख राइट, उससे पहले, हे भगवान, मैंने पूछ लिया फखरुद्दीन अहमद के कोई जानने वाले में है, तो जानने वाला नहीं है तो उसकी भी क्वालिफिकेशन निकाल दी, हिज सन इज अ फेल्ड पॉलिटिशियन। तो ना जानने वाले को भी जानने वाली क्वालिटी आपने दे दी, फेल्ड पॉलिटिशियन ट्राइंग टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन फ्रॉम असम। अच्छा कोई है, हाँ ऐसा मैंने सुना है, क्योंकि ये खुद भी शायद यानी किसी के बारे में पता था, शिलोंग में पैदा हुए थे इनमें से कोई एक, ठीक है। तो अब ये भी याद रह जाएंगे, whose son is a failed politician, डॉक्टर फखरुद्दीन अहमद खान सन। चलिए ज्ञानी जैल सिंह का पढ़ लीजिए, तो उसमें आपको वो मिलेगा स्वर्ण मंदिर में जो गोल्डन टेम्पल पे जो जर्नैल सिंह भिंद्रवाला, तो भगवान की कृपा है कि सरदारी जो है वो थे, वरना फिर अल्पसंख्यक वाली बात हो जाती, ठीक है। तो ज्ञानी जैल सिंह, ये इंपॉर्टेंट है, इनके अपोजिट में खड़े थे कौन, एडीएम जबलपुर वाले वर्सेस शिवाकांत शुक्ला। समझ गए, इमरजेंसी खत्म हो चुकी है। इमरजेंसी में कौन हाईलाइट हो गया, एचआर खन्ना, 4:1 में अकेले खड़े थे, चीफ जस्टिस की पोस्ट चली गई, तो एचआर खन्ना ज्ञानी जैल सिंह के विरुद्ध इलेक्शन में खड़े होते हैं, लेकिन कांग्रेस 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 ऑल ओवर द वर्ल्ड
इसलिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, दीज पीपल कहीं ना कहीं उन्होंने लेग डाउन कर दिया नेशन। ठीक है, और उनकी जो पावर सेंटर जो बड़ा था वो डिसइंटीग्रेट होके एन नंबर ऑफ जेपी, जेपी मींस जनता पार्टी बन गई। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी जेपी सेकुलर, बीजेडी, बीजू जनता दल, ऐसे ऐसे वो डिसइंटीग्रेट हो गई। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, फिर श्री आर वेंकटरमन, इनका भी कोई बताइए, मुझे क्वालिफिकेशन पता हो तो। ठीक, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और श्री के आर नारायण। ठीक है, के आर नारायण जब थे तब बड़े अटल बिहारी वाजपेयी के अप्स एंड डाउन हुए थे, तो गवर्नमेंट फॉर्म हुई फिर गिरी, फॉर्म हुई फिर गिरी, तो के आर नारायण का उसको रोल बहुत था। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मजेदार बात यह है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पहले ऐसे प्रेसिडेंट है, पहले नहीं है जो हाँ पहले ही ऐसे बनेंगे। एक बार नीलम संजीवा रेड्डी का नॉमिनेशन कांग्रेस ने किया था, ये देखना पड़ेगा। और आई डाउट नीलम संजीवा रेड्डी का नॉमिनेशन 1977 में हो गया था, और उस वक्त री इलेक्शन हो गए थे, तब जो है कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से हारी थी। ठीक है, तो एपीजे अब्दुल कलाम का नॉमिनेशन भेजता कौन है? बीजेपी। तो बीजेपी ने जो पहला कैंडिडेट एज अ प्रेसिडेंट बनाया था वो खुद अल्पसंख्यक बनाया, दैट इज कलाम। उसके बाद जो उन्होंने बनाया वो दलित कम्युनिटी से श्री रामनाथ कोविंद। उसके बाद जो उन्होंने बनाया वो ट्राइबल कम्युनिटी से द्रौपदी मुर्मू। ये तीन इनके तो आपको याद होंगे। इस बीच में श्री प्रतिभा पाटिल और श्री प्रणब मुखर्जी और हमारे राष्ट्रपति रहे फर्स्ट 10 सितंबर। अच्छा, के आर नारायण was also the first अनअपोज्ड है। ठीक है, ठीक है, तो ये लगभग सारे आपके कवर हो गए, इसमें उनका नाम नहीं है। एक इंपॉर्टेंट नाम ये हो जाता है जस्टिस एम हिदायतुल्लाह का। ठीक है, क्योंकि वो जस्टिस भी रहे चाहे चीफ भी रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार चेक कर रहा होगा, जस्टिस हिदायतुल्लाह शायद सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस भी रहे हैं। नहीं, एक्टिंग नहीं, अदरवाइज भी, नॉट जस्ट एक्टिंग। हाँ, पर मैं कह रहा हूं, हाँ इनका नॉमिनेशन एज अ वाइस प्रेसिडेंट भी हुआ था हिदायतुल्लाह का ना। आगे हम लोग को लिस्ट मिलेगी, जी मैं कह रहा हूं, देखते हैं। ठीक है, तो 20 क्वालिफिकेशंस और याद कर लेते हैं। कौन बन सकता है प्रेसिडेंट? इज अ पर्सन एलिजिबल फॉर इलेक्शन प्रेसिडेंट इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, completed the age of 35, is qualified for election as a member of the houses of people. A person can be disqualified for election as a president if he holds any office of profit under Union of India, government of any state or any other local authority subject. ये तो छोड़ना ही पड़ता है, आप कोई भी अगर पद ग्रहण करते हो तो ऑफिस फॉर प्रॉफिट आपको छोड़ना पड़ता है, यू कैन नॉट हेल्प। ठीक है, एनी ऑफिस फॉर प्रॉफिट। ठीक है,
cannot have any office of profit. तो important चीज क्या निकली? Citizen of India, 35 years of age and is qualified to be a member of House of People. ठीक, done. ये हो गई क्वालिफिकेशन. कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, आर्टिकल 59. The president cannot be a member of either house of parliament or any house of assembly. पहला, if he is a member of any house of parliament or member, he will need to vacate his seat in that house on the date of entering the office as a president. मतलब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं, इलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जिस दिन वो प्रेसिडेंट के ऑफिस में जाएंगे, स्टेप इन करेंगे, उस दिन उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से रिजाइन करना होगा. The president shall not hold any office of profit. The president shall be authorized to use of his official residence without rent. He shall be also authorized to annulments, allowance, privileges by the parliament. The annulments, allowance to the president cannot be diminished or reduced by. दो तीन इंपॉर्टेंट चीज इसमें सिर्फ ये रही, क्या किसी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए. हाउस का मेंबर है तो उस दिन विकेट कर देगा जिस दिन ऑफिस में जाएंगे, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी होल्ड नहीं करेंगे. ये कंडीशंस हो गई 59 में. 58 में आपने पढ़ा था क्या कि सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, 35 की एज होनी चाहिए और क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये होना चाहिए. टर्म एंड इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, भाई 5 साल का टर्म है सबका, सिवाय राज्यसभा के मेंबर का. राज्यसभा के मेंबर का 6 साल टर्म होता है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का 5 साल होता है. प्रेसिडेंट ऑफ यूएस का 4 साल होता है. He is not directly elected by the people, which we know. He is elected by the electoral college, जो हम लोगों ने पढ़ लिया है. पहले and single transferable vote system. Removal कैसे होगा? The president can be removed only by the parliament. This process is known as impeachment. तो impeachment of process होता है, impeachment of judges होता है. जैसे impeachment के लिए लाइन में अभी लगे हुए हैं जस्टिस यशवंत, ठीक है. अगर उनको कुछ मिल गया, जो अभी दिल्ली हाईकोर्ट में आप लोगों ने केस पढ़ा था कि घर में नोटों की गड्डियां मिली, अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में अगर उन्हें कुछ मिल गया, तो बिलीव मी ये ऐसा पहली बार होगा कि किसी हाईकोर्ट जज को इम्पीच कर दिया गया. आज तक ऐसा नहीं हुआ है. प्रोसीडिंग इनिशिएट की है, लेकिन उससे पहले जज साहब खुद ही रिजाइन कर गए. ठीक है. तो द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय द पार्लियामेंट. प्रोसेस नोन एज इम्पीचमेंट. इम्पीचमेंट रिक्वायर्स अ स्पेशल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट. प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट और पढ़ लीजिए. आर्टिकल 61. When a president is to be impeached for the violation of constitution, the charge shall be referred by either house of the parliament. इसका मतलब ये है, प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है अगर, तो चाहे राज्यसभा में ले आओ प्रपोजल, चाहे लोकसभा में ले आओ, इधर हाउस में ले आओ. अगला, नो सच चार्ज शैल बी प्रिफर्ड अनलेस, क्या, the proposal to prefer such charge is contained in a resolution which has been moved after at least 14 days notice in writing, signed by not less than 1/4 of the total number of members of the house have been given of their intention to move the resolution. दूसरा क्या है? Such a resolution has been passed by a majority of not less than 2/3 of the member. देखिए, पहला ये है कि प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का जो चार्ज है वो हवा में नहीं मूव होगा. मूव करना है तो आज मूव हुआ तो आज मूव कर दिया, ऐसा नहीं होगा. पहले नोटिस पहुंचेगा एटलीस्ट 14 डेज पहले सबको कि हम ये रेजोल्यूशन मूव करने जा रहे हैं. किस लिए? अरे भैया, आधे से ज्यादा एमपी एमएलए गए हैं किसी फैमिली फंक्शन में, कोई विदेश गया है, कोई कहीं गया है, एक साइड के 30-40, तो डिसबैलेंस हो गया. इसीलिए प्रायर नोटिस इज इंपॉर्टेंट. प्रेसिडेंट को इम्पीच कर रहे हो, बड़ी बात है. यस, करेंगे ही करेंगे. ठीक, तो ऐसे ही प्रायर नोटिस पहुंचेगा पहले 14 डेज का.
स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसे स्टिक करना पड़ेगा। ठीक, द प्रपोजल जस्ट अ मिनट टू प्रिफर सच चार्ज कंटेन्ड इन द रेजोल्यूशन व्हिच हैज बीन मूव्ड। पहले यह है कि प्रपोजल तभी मूव होगा जब वो एटलीस्ट 14 डेज का नोटिस इन राइटिंग एंड ऑल्सो साइंड बाई not less than 1/4 of the total members of the house। का मतलब ये है कि अगर हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं तो 1/4 इसका बैठेगा लगभग 60। तो राज्यसभा के जब 60 मेंबर्स रेजोल्यूशन को मूव करने के लिए तैयार हो तब ही वो प्रपोजल आएगा। और उसके बाद क्या है, 2/3 मेजोरिटी से पास करना होगा। 2/3 मेजोरिटी मतलब ये है, मेजोरिटी यूजुअली होती है 50% सिंपल मेजोरिटी, और 2/3 मेजोरिटी मतलब एटलीस्ट 66%। ठीक, when a charge has been so preferred by either house of the parliament, the other house shall investigate the charge or cause of the charge to be investigated, and the president shall have the right to appear and to be represented as such। when the charge has been so preferred by either house of the parliament, जब ऐसा कोई चार्ज प्रिफर कर दिया गया है किसी पार्लियामेंट में, द अदर हाउस, राज्यसभा में पास हो गया, 60 लोगों ने डाला, उसके बाद 2/3 ने पास भी कर दिया। अब बात पहुंची लोकसभा में, तो लोकसभा उसको उस चार्ज को, क्या चार्ज लगाया उन्होंने कि भाई प्रेसिडेंट ने क्या दिक्कत की है, उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ठीक है, एंड प्रेसिडेंट शैल हैव द राइट टू अपीयर, बात तो सुनोगे उनकी, and to be represented at such charge, क्योंकि ये नेचुरल लॉ का प्रिंसिपल है, और दी अल्टम पार्टम जिसको हम बोलते हैं एवरी साइड शुड बी हर्ड। ठीक है, तो ये अगला प्रोसेस कर दिया हम लोगों ने। ऊपर से अगर चले तो ये हो गया 61 आर्टिकल बात करता है इम्पीचमेंट की। पहला पार्ट ये कहता है कि भैया चार्ज जो हम डालेंगे, प्रपोजल फॉर चार्ज, वो इधर हाउस में कर दो, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा। अगला ये है, जब एक हाउस में कर दिया तो पहली कंडीशन ये है कि वो जब रेजोल्यूशन आप मूव करेंगे तो वो 14 डेज प्रायर नोटिस आना चाहिए, एंड ऑल्सो साइंड बाई 1/4 ऑफ द मेंबर हाउस मेंबर्स। जब ये भी कर दिया आपने तो 2/3 मेजोरिटी से पास करा उस हाउस में जिसमें भी लाए हो। लोकसभा में लाए हो तो लगभग 120 लोग बैठेंगे, 125, और अगर राज्यसभा में लाए हो, मैं रेजोल्यूशन मूव करने की बात कर रहा हूं, 1/4 तो 60। जब ये हो गया फिर 2/3 से पास कर दो, दोनों के दोनों जिस भी हाउस में आया है। अब जब एक हाउस से पास हो गया तो 50% काम हो गया है, सेकंड हाउस पे पहुंचा, तो सेकंड हाउस के पास भी राइट है कि अब वो पूरा इन्वेस्टिगेशन करे कि भाई किस बात से मूव कर दिया आपने, क्यों, इसलिए उसके पास राइट है क्योंकि उसके इलेक्शन में वो भी तो इन्वॉल्व था, लोकसभा या दूसरा हाउस, तो उन्हीं के इलेक्टेड मेंबर को आप हटा रहे हो। तो इधर हाउस विल इन्वेस्टिगेट, और इन्वेस्टिगेशन में प्रेसिडेंट शैल हैव द राइट टू अपीयर एंड रिप्रेजेंटेटिव। अगला आखिरी पॉइंट क्या है, इफ एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन a resolution is passed by a majority of not less than 2/3, इसका मतलब यह इन्वेस्टिगेशन में भी पाया गया कि राष्ट्रपति जी कुछ घपला कर रहे हैं, और वो रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है 2/3 बहुमत से। ठीक है, दूसरे हाउस से भी, of the house by which the charge was investigated or caused to be investigated, declaring that the charge preferred against the president has been sustained. Such resolution shall have the effect of removing the president and his office from that date on the resolution is so passed. हो गए प्रेसिडेंट impeached। समझ गए? किसी भी हाउस में बिल ले आओ, पहला जिस भी हाउस में लाओगे तो नोटिस लेके आओगे 14 दिन का, और 1/4 बहुमत से साइन करा के लाओगे। जब ये भी करा लिया, अब
तुम्हारा इंट्रोड्यूस हो जाएगा बिल। अब सब वोटिंग करेंगे, वोटिंग में 2/3 वोटिंग, 2/3 मेजोरिटी उस हाउस को वोट करना है। ये भी पार कर लिया तो पहले हाउस की हर्डल आपने पार कर ली। पहला हाउस पास होने के बाद आप दूसरे हाउस चले जाओगे, दूसरा हाउस जो है इन्वेस्टिगेट करेगा, प्रेसिडेंट अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएगा, और उस हाउस ने अगर इन्वेस्टिगेशन में पाया कि भाई ये चार्ज तो ठीक लग रहा है, फिर वो भी वोटिंग करेगा। पूरी चर्चा करने के बाद वो हाउस जब वोटिंग करेगा, वो भी 2/3 से पास कर देगा, तो नंबर 4 आ जाएगा। उस दिन से जैसे ये पास होगा, प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाएगा। वैसे मुझे तो लगता है कि उस इम्पीचमेंट के पास होने के बाद भी प्रेसिडेंट का साइन तो लगना चाहिए। हर चीज में प्रेसिडेंट का साइन लेते हैं। तो दिस प्रेसिडेंट shall vacate this office signed by the president of India। ऐसा है नहीं, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारा सारा काम प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। On the funnier side, yes। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट इम्पीच हुआ? नहीं हुआ। कौन? किम जोंग की साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट। मैं तो नॉर्थ कोरिया पहुंच गया। अच्छा, सब लगा। अरे वो इम्पीच नहीं करता, वो तो खत्म करता है। चलिए, आपने प्रेसिडेंट को आज रिमूव कर दिया है। अब इसके बाद आप प्रेसिडेंट को रिमूव करने के बाद एक 72 आर्टिकल और जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है प्रेसिडेंट के एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर। लाइक मुझे याद पड़ता है 4 मिनट। मनन शर्मा के केस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर नहीं यूज हुई थी, समझ गए आप? नहीं समझे? कहाँ गया मनन? है क्यों मनन? मनन शर्मा के केस में 72 की पावर नहीं यूज हुई थी, प्रेसिडेंट का रोल था कि यूज हुई थी। याद ही नहीं आया किसी को मनन शर्मा केस? किसको याद आया? आयशी को याद आया होगा। टेररिस्ट बता रही है मनन शर्मा को, यहां बोला। मनन शर्मा की बात कर रहा हूं, मनन शर्मा केस नहीं पता? कोई बताएगा? देखो तेजस्वी सर्च करेंगे। मिल जाएगा, मिल जाएगा। है जेसिका लाल वाला जो केस, वो मेडिकल जेसिका, मनन ही तो नाम था। अब सरनेम बदल दोगे आप लोग तो। हाँ, तेजस्वी ने तो एक्सेप्ट कर लिया। ओ मनु था, लियो। सॉरी मनन। चलो, तो मनु शर्मा केस था, उसमें भी यही हुआ था कि उसको छोड़ दिया गया था। हाँ, मनु शर्मा निकला वो, तो उसको छोड़ दिया गया था। कौन सा आपको मनु शर्मा याद था? ठीक है, तो उसमें भी छोड़ दिया गया था। उसके बाद प्रेसिडेंट ने जाके, क्योंकि इस पे कोर्ट ने छोड़ दिया था मनु शर्मा को, एंड एवरीबॉडी न्यू कि जेसिका को उसी ने मारा है, तो नेशन वाइड मीडिया ने प्रेशराइज किया। हाँ, मैं यही देखना चाह रहा हूँ, ये पार्डनिंग पावर में नहीं आएगा। पार्डनिंग पावर तब होता है जब पनिशमेंट हो जाती है, उसको माफ करता है। केस दूसरा है, बट मैं ऐसे ही बता रहा था आपको कि उसमें भी प्रेसिडेंट का रोल था। अब वो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन था, कौन सा ज्यूरिसडिक्शन था आई डोंट रिमेंबर, उसमें क्या हुआ था एक बार आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने शायद सुओ मोटो फिर से लिया। चलिए, मनु शर्मा केस इज नॉट रिलेटेड, 72 वाला केस रिलेटेड है, जहां पे हम लोग सुप्रीम कोर्ट सजा दे देता है, उसके बाद भी एक ऑप्शन बचता है हमारे पास, वो है राष्ट्रपति महोदय के पास जाने का। और आप बड़े ही खूनी हो, बड़े ही कसाब हो, ठीक है, तो भी राष्ट्रपति आपको पूरा पार्डन कर सकता है। दिस इज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ऑल्दो प्रेसिडेंट ऐसा नहीं करेगा, तभी करेगा जब उस प्रेसिडेंट को अपॉइंट करेगा, ऐसी आइडियोलॉजी अपॉइंट करेगी तो वो कुछ भी कर सकता है। आप समझिए। अफजल गुरु केस। अच्छा, अफजल गुरु केस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आर्टिकल 72। आप देखिए, अफजल गुरु की फांसी को रेमिट नहीं किया, 72 तो उसने अपील की होगी, रेमिट को नहीं किया था।
रेमिट में कम करते हैं, पार्डन में खत्म कर देते हैं, ये चारों हम लोग पढ़ लेते हैं क्या क्या होता है। द प्रेसिडेंट, ये थोड़े से टेक्निकल है, ये पांचों शब्द आपको खुद लिखने हैं और समझने होंगे इनके डिफरेंस, ठीक है। एक बार आप लोगों को मुझे हेल्प करनी होगी इसमें। पार्डन तो मतलब कंप्लीटली आपको निरपराध घोषित कर दिया, निरपराध नहीं घोषित करते, सजा माफ करते हैं, दिस पार्डनिंग, ठीक है, दिस इज डिफरेंस। निरपराध घोषित आपको करेगा, ठीक है, नॉट गिल्टी आपको घोषित करेगी कोर्ट, ये तो पार्डन कर दिया, आपकी सजा माफ कर दी, हेड ऑफ द स्टेट। ये हो गया पार्डन। सस्पेंड हो गया आपका, उस पर पनिशमेंट सस्पेंड कर दिया। इसको आप एक बार थोड़ा टेक्निकल देखिएगा। एक में ये होता है कि द सेम नेचर ऑफ पनिशमेंट में अवधि कम कर दी। हाँ सर, वो रेमिशन होता है, रेमिशन होता है, रेमिशन होता है, सेम नेचर में पनिशमेंट कम करना रेमिशन होता है। कम्यूटेशन में फॉर्म चेंज कर देते हैं, जैसे डेथ इम्प्रिजनमेंट है तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट कर देंगे। यस यस, सिंपल से वो कर दिया, रिग्रेस, सॉरी रिग्रेस से सिंपल करेंगे, ठीक है। ये कम्यूटेशन हो गया, उसमें जब शब्द से कम्यूटेशन से समझ में आ जाएगा, है ना, कि नेचर चेंज हो रहा है, कम्यूशन, हाँ, इसे चेंज। और कम्यूट का मतलब भी होता है यहाँ से वहां, जब यहाँ से वहां जब जा रहे हैं तो थोड़ा नेचर में चेंज हो जाएगा। रिप्राइव को और देखना होगा आपको, स्पेशल केस में जो होता है रिप्राइव, जैसे वुमेन के केस में है, ओल्ड एज के केस में है, ऐसा कुछ है नहीं, वो रिस्पाइट है। ऐसा कंफ्यूजन इसमें मुझे भी होगा क्योंकि स्लाइड इसमें मिसिंग है। शब्दों का खेल है, पकड़ लीजिएगा। इसका वो क्या होता है, हम लोग डेमोनिक्स बनाते हैं, वो बना लीजिएगा। आगे पावर ऑफ प्रेसिडेंट, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट फॉर्मली, अरे ये क्या हो गया, ये तो फिर से स्टार्ट हो गया, ये रिपीट हो गया कुछ। अरे स्लाइड रिपीट हो गया, कुछ नहीं। लिमिटेशन टू दिस पावर पढ़ लीजिए। द प्रेसिडेंट कैन डिनाई द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और आस्क देम टू रिकंसिडर द डिसीजन। द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू कंसिडर द एडवाइस, ठीक है। अच्छा लग रहा था, उन्होंने कहा कि एक बार तो वापस करवा लो, अगली बार मत करना। अरे जब इन दी एंड से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही है तो, लेकिन चलो ठीक है भाई। The president can deny the advice of council of minister or ask them to consider their decision. जब उन्होंने डिसीजन कंसीडर कर लिया, कोई चेंज उन्हें नहीं पसंद में आ रहा, तो प्रेसिडेंट इज बाउंड टू कंसीडर द एडवाइस इफ द काउंसिल सेंड बैक द सेम एडवाइस। द प्रेसिडेंट, अब नया खोजा है हमारी सरकारों ने, क्या खोजा है, एडवाइस तो ले ली है, अब करेंगे थोड़े दिनों में एक्शन करेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट फिर पीछे पड़ गई है, या यू आर बाउंड टू, है ना, गवर्नर को बुलाए, वैसे ऑल तो शायद गवर्नर को बुलाए। हाँ सर, गवर्नर को ही बोला है, बट उसमें प्रेसिडेंट के लिए भी आया है कि पॉकेट वीटो ऐसा इंडेफिनिट पीरियड के लिए नहीं होगा। और हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो थोड़े जो है हल्के तो है नहीं, वो तो पीछे ही पड़ गए, ठीक है। तो चेक्स एंड बैलेंसेस चल रहा है। इनफैक्ट आज बीजेपी के निशिकांत दुबे ने कोई कमेंट भी कर दिया है बहुत मेजर सुप्रीम कोर्ट पे, जिससे बीजेपी ने किनारा कर लिया है जुडिशरी को लेके। तो बहुत मेजर टसल चल रहा है। तो इट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज अ पॉकेट वीटो, एज द प्रेसिडेंट कैन इनफॉर्मली कीप द बिल। यही तो मैं आपसे कह रहा था, इन्होंने यही रख लिया अपने पास विदाउट एनी टाइम लिमिट, इनफॉर्मली रख लिया। द वीटो पावर कैन नॉट बी यूज ओवर मनी बिल, मनी बिल तो आपको पास करना ही करना है। द प्रेसिडेंट हैज टू गिव असेंट टू द बिल, the same bill is passed by the parliament again and sent to the president. The president also has an important role in appointing the prime minister when there is no clear majority. भाई invite तो president ही करता है ना, आइए single largest party का leader come to us, ठीक है। और वो single largest party का leader फिर गवर्नमेंट फॉर्म करता है। He has to show that I have the majority, support of majority of the people. ऐसे ही हुआ था, गवर्नर से मैच हो जाएगा, although
समझाने के लिए, जैसे 2019 के इलेक्शन में महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना को क्लियर मेजॉरिटी थी। शिवसेना की डिमांड बदल गई और उसने कहा कि उद्धव नहीं बनेंगे तो हम नहीं, लेकिन फडणवीस गए गवर्नर हाउस में, उन्होंने क्लेम किया दैट वी हैव द मेजॉरिटी। भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर थे, उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म करा दी, सुबह सुबह ओथ करा दी, मुझे लगता है 5 बजे ओथ करा दी थी शायद, ऐसा कुछ था, या अर्ली मॉर्निंग ओथ करा दी उन्होंने। और तब फडणवीस के पास टाइम था फ्लोर टेस्ट क्वालिफाई करने का, और 2 दिन में वो मैनेज नहीं कर पाया, रिजाइन कर दिया। अगर प्रेसिडेंट उस वक्त वहां देखे तो गवर्नर अगर वो ना इनवाइट करे तो चांस नहीं मिलेगा, ऐसे में चांस बना सकते हैं आप, ठीक है। इनविटेशन ऑफ सिंगल लार्जेस्ट लीडर, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का रोल भी प्रेसिडेंट करता है। He also has the power to dissolve the Lok Sabha when there is no majority in the house. नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो प्रेसिडेंट डिसॉल्व करेगा, फिर इनवाइट करेगा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या कोई है जिसके पास सपोर्ट है, नहीं है तो फिर री इलेक्शन कर देगा। दिस पावर कैन ओनली बी यूज्ड इन सर्टेन पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस व्हेन द गवर्नमेंट्स आर नॉट स्टेबल एंड द कोलिशंस आर, ठीक है। ये हो गई लिमिटेशन। क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस को रिकंसिडर के लिए भेज सकता है, लेकिन सेकंड टाइम आएगी तो रिकंसिडर तो पास करना ही पड़ेगा। वीटो पावर है, ठीक है, पॉकेट वीटो, सॉरी वीटो पावर विद होल्ड और रिफ्यूज, लेकिन सेकंड टाइम जब आएगा तो पार्लियामेंट से पास करवाना ही पड़ेगा। सेम आ गया। इनफॉर्मली कभी तक रख सकता है, लेकिन अब नए जजमेंट में बोल दिया कि इनफॉर्मल नहीं रख सकता है, ठीक, लेकिन संविधान के अनुसार रख सकता है। द प्रेसिडेंट हैज टू गिव एक्सेप्ट, जस्ट अ मिनट, मैं ऐसे काम करना चाहता हूँ अपने गाँव में। The president has an important role in, ये हो गया अपॉइंटमेंट, और ये सब पढ़ी लिया, सब लिख लीजिए। आखिरी है कॉन्स्टिट्यूशनल रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशनल इन्वेजेस अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Accordingly, the president has been made a nominal executive, इसकी हमने बात की कही, nominal executive या nominal head हम लोग बोलते हैं आए। आर्टिकल 53 बोलता है, जो हम लोगों ने पहले पढ़ ही लिया था, ठीक है। 52 में देशालीय प्रेसिडेंट, 53 में सीधी सीधी बात, एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करेगा या ऑफिसर्स उसके नाम पे करेंगे। 74 में देशालीय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात हुई, द पीएम एज इट हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट and what shall the exercise of function and act accordingly. There shall be, ठीक है, समझ गए आप लोग। 75 में the council of ministers shall be collectively responsible to Lok Sabha. This provision is the foundation of parliamentary system of governance. ठीक है, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए प्रेसिडेंट बुलाता है, आर्टिकल 53, आर्टिकल 74, रिस्पॉन्सिबल आर्टिकल होती है 75 पार्लियामेंट को। गवर्नमेंट का मतलब यही है, गवर्नमेंट से मेरा मतलब है एग्जीक्यूटिव, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, ठीक। हेड्स ऑफ द नेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द प्रेसिडेंट इज टू बी डायरेक्ट, तो आप लोग पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं आप लोग। अब आ गए वाइस प्रेसिडेंट, ये भी फटाफट कवर कर लेते हैं ताकि एग्जीक्यूटिव कंप्लीट हो जाए। थोड़ा सा उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का और बचेगा। क्या है? द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट टू बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। स्पीकर नहीं होता, चेयरमैन होता है, स्पीकर होता है लोकसभा में। द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। 64 कहता है, 65 कहता है द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज द प्रेसिडेंट or to discharge its function during casual vacancies in the office or the absence of the president, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेट होता है
डेथ से, रेजिग्नेशन से या रिमूवल से या किसी अदरवाइज पर्पस से, ये क्लास आदों then the vice president will act as a president until the date on which the देनानै president is जिरायथ' elected. नै दा लायगोन ठीक है? मोनाबो लायगोन दे 64 में वाइस प्रेसिडेंट को बना दो और एक्स ऑफिस को चेयरमैन बना दो राज्यसभा का। अगले में उसको एक्टिंग बना दो, रायगासिनो दारो दाख्लायनो एक्टिंग प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 66, इनडायरेक्ट इलेक्शंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो आप लोगों ने पढ़ाई है, वैसे ही वोट होगा, एक डिफरेंस होगा। तुमसे क्या डिफरेंस होगा कि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा प्लस असेंबली होता है। यहाँ पे कंसिस्ट बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। दे खेबनि दे ठीक है, नहीं होगा, तुमसे ठीक है। तुमसे फिर से बोलता हूँ, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम लोगों ने तीन चीज पढ़ी थी। प्रेसिडेंट जब इलेक्ट होगा तो माने मैंने एमएलए एमपी और यूटी के और डाल दिए थे, दिल्ली और माने डाउन पॉलिटिशियन के। माने रायलाय और क्लास लाने होने हमने जब अटेंडेंस वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया तो हमने यूटी को छोड़ दिया, असेंबलीज को भी छोड़ दिया। दोनों हाउसेस के ऐसे जी प्रेसिडेंट इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों उठा लिए, राइट? नॉमिनेटेड क्यों उठा लिए? नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट में नॉमिनेटेड नहीं, तभी तो नहीं दारो दाखने बंदा रह जाएगा ऐशी ने क्लियर कर दिया था। अगला मुझे लेना कंसिस्ट ऑफ वोट, ये तो हो गया, ठीक है, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट का काम सिर्फ पार्लियामेंट कर देगी, प्रेसिडेंट का काम स्टेट असेंबली भी करेगा माने उन्हें और नहीं अस्मिता पार्लियामेंट भी नहीं करेगी। सीधा अगला दारो दाखला का क्वालिफिकेशन क्या है? वही जो सेम थी, सिटीजन ऑफ इंडिया 35 और क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, ये भी रखा है क्योंकि काउंसिल ऑफ स्टेट को ही वो हेड भी करेगा, चेयरमैन भी तो उसी का पड़ेगा, इसलिए नॉमिनेटेड भी ले लिए, समझ गए? नॉमिनेटेड का रोल इसलिए भी कर दिया है क्योंकि वही उसको चेयरमैन बनेगा उसका। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर 5 इयर्स। मजेदार बात है, चेयरमैन जो है वो 5 साल के लिए बनता है राज्यसभा का, उसके पहले 6 साल के लिए। वाइस प्रेसिडेंट में बाय राइटिंग तो address the president to resign। और सीधी बात यह है कि वाइस प्रेसिडेंट may be removed from his office by a resolution of the Council of States passed by a majority of all and then members of council and agreed by the House of People. No resolution for this clause shall be moved unless at least 14 days of notice has been given of the intention to move the resolution। ठीक है, तो इम्पीचमेंट नहीं होता, वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है, राइट? चेक करिए कैसे है। मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रिजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा में रिजोल्यूशन आएगा बाय मेजोरिटी 51% एंड एग्रीड बाय हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा भी उससे एग्री कर रहा है, ठीक है। बट नो रिजोल्यूशन फॉर दिस क्लॉज शैल बी मूव्ड अनलेस 14 दिन का नोटिस जरूरी है। प्लीज क्रॉस चेक, सिंपल मेजोरिटी से काम हो रहा है यहाँ पे, ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है। कैसे रिमूव होगा? A formal impeachment is not required for his removal. A resolution for removal, प्रेसिडेंट के लिए resolution for impeachment था, यहाँ पे resolution of removal can be introduced in the राज्यसभा, not in the लोकसभा, ठीक है। प्रेसिडेंट का हमने पढ़ा था कि कहीं भी ले आओ रिजोल्यूशन प्रपोजल, जहां हम लोग पढ़ रहे हैं कि हमें सिर्फ राज्यसभा या लोकसभा में ही, सिर्फ राज्यसभा में ही ला सकते, नॉट इन लोकसभा। यहां जब हम लोगों ने इफेक्टिव मेजोरिटी, द मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, और लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से अगर पास, तो ये हो जाएगा। इट मस्ट बी नोटेड दैट द इफेक्टिव मेजोरिटी इन इंडिया इज ओनली अ टाइप ऑफ
स्पेशल मेजोरिटी नॉट अ सेपरेट वन। अच्छा ठीक है, जो बात सिंपल मेजोरिटी की बोली थी वो गलत थी। राज्यसभा में सिंपल मेजोरिटी नहीं स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, लोकसभा में स्पेशल मेजोरिटी से। ठीक है, हाँ इफेक्टिव मेजोरिटी इज बट सिंपल मेजोरिटी ये लिखना है, सॉरी स्पेशल मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी अलग है, बताएं। इफेक्टिव एंड स्पेशल मेजोरिटी में डिफरेंस। नॉट प्रेजेंट इन वोटिंग, सॉरी नॉट प्रेजेंट, सॉरी अच्छा ठीक है, इतना डिफरेंस बताया उन्होंने कि जो मेंबरशिप एट प्रेजेंट ऑफ सिटिंग मेंबर्स है वो वोट करेगी फॉर स्पेशल मेजोरिटी, दैट विल बी इफेक्टिव मेजोरिटी। अच्छा नहीं, इसको आप क्रॉस चेक करिए क्योंकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि इट मस्ट बी नोटेड हियर दैट द इफेक्टिव मेजोरिटी इन इंडिया इज ओनली अ टाइप ऑफ स्पेशल मेजोरिटी, नॉट अ सेपरेट वन। टू थर्ड नहीं है। अच्छा, इसका जो ऑब्जेक्शन आया है यहाँ पे वो ये है कि इफेक्टिव मेजोरिटी इज नॉट टू थर्ड वाली मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। इसे क्रॉस चेक करें एक बार प्रोविजन में, वाइस प्रेसिडेंट के प्रोविजन में। इन अदर वर्ड्स, द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज टू बी असिस्टेड, इज टू असिस्ट द प्रेसिडेंट in being the nominal head of the republic. However, one must remember that the office of president and the vice president cannot be combined in one person. ठीक है भैया, दोनों प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट एक व्यक्ति नहीं हो सकता। फोर्थ का क्या है बोल दीजिए। 71 क्या कहता है, मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट अराइजिंग ऑफ और इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इंक्वायर्ड एंड डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। भैया जो भी डाउट आएगा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को लेके वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक, वाइस प्रेसिडेंट की लिस्ट पढ़ लेते हैं, बहुत पुरानी। भैया पहले दो तो राजेंद्र प्रसाद जी बना दिए, तो हमारे जो वाइस थे वो राधा कृष्णन बना दिए। राजेंद्र प्रसाद जी जब हटाए तो राधा कृष्णन जी को बचा दिया। ठीक है, तो ये ऐसे याद रह जाएंगे। फिर जाकिर हुसैन ले आए, जाकिर हुसैन को भी अपग्रेड कर देंगे ऊपर जाके। ठीक है, तो उसके बाद वीवी गिरी, फिर वीवी गिरी को अपग्रेड कर देंगे। उसके बाद जीएस पाठक, जिनका इलेक्शन हुआ एचवी कामात। एचवी कामात वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, साउथ से थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइस रखी थी अपनी। एचवी कामात, उड़ीसा के लोकनाथ मिश्रा, ये हारे। अगले हैं बीडी जट्टी, उनके बारे में आया लेस नॉलेज, नो नॉलेज। फिर आगे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो मैं आपसे कह रहा था ना, जस्टिस हिदायतुल्लाह। ये चेक कर लीजिए क्या ये चीफ जस्टिस रहे हैं। और जो अभी उन्होंने देखिए के आर गिरी का आ गया। मैं तो एक सेकंड को शॉक ये हो गया कि मैं अभी वीवी गिरी के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ के आर गिरी आ गए। ठीक है, यहाँ आप यहाँ किसी ने पूछा इनका तो कहीं रिलेशन नहीं है के आर गिरी जी का वीवी गिरी जी से। ये मैंने नहीं पूछा, स्टूडेंट ने पूछा। चलिए, तो क्या है, इफेक्टिव मेजॉरिटी इज नॉट अ स्पेशल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज वन मोर देन हाफ एंड इफेक्टिव मेजॉरिटी इज वन मोर देन द एक्चुअल स्टेट। ओके, यू आर राइट सुमेरा। ठीक है, एंसेस्टर्स कॉमन है मेरा विद वीवी गिरी। अब ये जेन्युइन है, जेन्युइन है या फिर अरे सच्ची? तो आप तो साईनाथ जी को जानते होंगे, वीवीगिरी अल्ले वीवीगिरी के नहीं थे वो? अरे पी साईनाथ, अरे यार कितने राष्ट्रपति हो गए हैं। जस्ट अ मिनट, देखो पी साईनाथ किसके थे भाई, बताना। ये रहे,
इन्हीं के तो थे। हाँ, KR गिरी जी के थे। ही इज माई 7th डिग्री कजन। भाई घबराहट हो रही है भाई मुझे आपसे। अब ऐसे ही कहीं ऐसा तो नहीं कि जाकिर हुसैन के भी यहाँ रिश्तेदार हो। यहाँ बहुत हंस रहे लोग हैं। तुमने वो मनु शर्मा का रिश्तेदार भी बता दिया किसी को मनन, यहाँ पे मनन सुन रहा हो तो क्या? हाँ हेलो, मुझे भी बता रहे मनन का रिश्तेदार। चल मैंने तो मनन को बता दिया यहाँ पे, यहाँ तो काम हो गया। चलिए बहुत बढ़िया हुआ। तो हम रेस्पेक्टेड डीवी गिरी सर के बारे में बात करेंगे। अब समय के अनुसार लोगों को अपनी लहजा भाषा बदल देना चाहिए। ठीक, तो डीवी गिरी फिर रहते हैं लगभग 2 वर्ष। उसके बाद है GS पाठक जो HP कामात से हुए, BD जट्टी उसके बाद है, और फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो हम लोगों ने पढ़ा ऑल इन 3 in 1, एक्टिंग प्रेसिडेंट बन लिए, वाइस प्रेसिडेंट बन लिए, उसके बाद चीफ भी बन लिए। फिर रामा स्वामी वेंकट रमन ये बने। फिर शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण या नारायण फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट रहे। कृष्णकांत इनका हुआ सुजीत सिंह बरनाल से। उसके बाद अगले बड़े कौन? भैरव सिंह शेखावत। अच्छा, भैरव सिंह शेखावत वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं जब, तो उनका सुशील कुमार शिंदे। सुशील कुमार शिंदे तो कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं फ्रॉम महाराष्ट्र। इनकी बेटी है कोई, मुझे याद पड़ रहा है, पॉलिटिशियन। प्रणीति शिंदे। कौन? प्रणीति शिंदे। कौन सी? सर प्रणीति शिंदे। प्रणीति शिंदे। एट प्रेजेंट शी इज, अच्छा आप महाराष्ट्र से हैं क्या? हाँ जी। लो मैंने पकड़ लिया, ठीक है। और प्रणीति शिंदे जो है शी इज राइट नाउ MP और MLA आई गेस, ठीक है, फ्रॉम कांग्रेस। कुछ फेमस सा नाम है क्योंकि ना एकदम से वहां पे जैसे पंकजा मुंडे और MP हैं, जयश्री पाटिल ने बताया। तो सुशील कुमार शिंदे, मोहम्मद, अच्छा एक मैं आपसे एक एकेडमिक पॉइंट आपसे पूछना चाहूंगा, मतलब आप लोग को बताना चाहूंगा। जैसे सोसाइटी को स्टडी करने का मैं प्रयास करता हूँ, तो ये मैं इन चीजों पे बिलीव नहीं करता। जो कास्ट स्ट्रक्चर है अपना, ठीक है, मेरा इसमें क्लियर मत जो है वो गांधी वाला भी नहीं है, मेरा क्लियर मत सावरकर वाला है कि आइडेंटिफिकेशन ही नहीं होना चाहिए किसी नाम से, है ही नहीं। भारत के क्षेत्र में आ गया तो कास्ट आइडेंटिफिकेशन चल रहा है, यूनिवर्सली चल ही नहीं रहा। यूनिवर्सली का दुनिया नहीं चल रही, चल रही है। तो ऐसे आइडेंटिफिकेशन या टैग्स या स्टिग्मा नहीं लगने चाहिए। लेकिन जब मैं स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहा था तो सुशील कुमार शिंदे जो है उन्होंने कोई पोस्ट भी थी, और ये कांग्रेस के दलित नेता बहुत बड़े रहे, ठीक है। लेकिन एकनाथ शिंदे को जब मैं पढ़ता हूं तो वो शायद इस कैटेगरी में नहीं आते। दोनों शिंदे कम्युनिटी से है। शिंदे कम्युनिटी जाके फैमिली इनकी बिलोंग होती है सिंधिया कम्युनिटी से, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सिंधिया शिंदे। ये स्ट्रक्चर क्या है मुझे अभी कई वर्ष लगेंगे समझने में। ये बोला गया शिंदे अपभ्रंश है सिंधिया का, या शिंदिया अपभ्रंश है शिंदे का, ऐसा कुछ है। मतलब मैं आप लोगों को भी एक वो बता के जा रहा हूं कि कितना क्रम्बल्ड है जो स्ट्रक्चर है। इस क्रम्बलिंग का एक सॉल्यूशन है, रबड़ से मिटा दो, ठीक है। तमिलनाडु में एक प्रथा चली है, अपने नाम के पीछे पिताजी का नाम लगाते हो या माताजी का नाम लगा लो, वो बेटर लगती है मुझे। इंडिपेंडेंट व्यू और किसी का मतलब ये इंडिपेंडेंट ओपिनियन दिया जाएगा। इसके बाद मोहम्मद हामिद अंसारी, ये तो बहुत महान आदमी थे। पता किसके रिश्तेदार हैं? मनन को तो पता होगा। अरे बिना सर्च के बताओ भाई किसके रिश्तेदार है ये? नहीं तो जल्दी बताओ। वो
आके मुझे मार देंगे जिनके रिश्तेदार हैं। क्लोज। अरे भैया यूपी के हमारे बड़े बाहुबली नेता गैंगस्टर। सर आप जैसे सावरकर जी को मानते हैं तो क्या मैं आप अभी बताता हूँ, एक मिनट में बताता हूँ। ओके, एक मिनट बताता हूँ। मुख्तार अंसारी, राइट, ये मुख्तार अंसारी के चाचा हैं, हामिद अंसारी, ठीक है। अब मुख्तार जी चले गए वैसे, अब चाचा जी हैं अभी। चलिए आगे। ये 2 टर्म इनको क्यों दे दिए पता नहीं। नजमा हेपतुल्ला से इनका हुआ था, जो बीजेपी की मेंबर है, जामिया में शायद वाइस चांसलर अभी थी लास्ट टर्म तक, नजमा हेपतुल्ला बीजेपी की। जसवंत सिंह से इनका हुआ, और आखिरी है वेंकैया नायडू, उनका गोपाल कृष्ण गांधी से, और उसके बाद बने हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अच्छा सॉरी, हमारे ढाकर, सॉरी जगदीप धनखड़ जी, जेपी धनखड़ मेरे दिमाग में आ रहा था, ठीक है सर। दैट टाइटल गिवन बाय मराठा किंग शिंदे इज नॉट लिमिटेड टू वन पर्टिकुलर कास्ट। हाँ ये होगा, जैसे चौधरी है, ये कास्ट में ये टाइटल था चौधरी, तो ऐसे ही टाइटल बहुत थे, मुझे याद नहीं आ रहे, बहुत से टाइटल हैं। जैसे पाटिल टाइटल है, राइट जयश्री? मैंने उसी टाइम पे पढ़ा था जब मैं स्ट्रक्चर को, मराठा स्ट्रक्चर को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। जी सर। पाटिल और भी कोई है एक दो, मैं मिस कर रहा हूँ मराठे, जो टाइटल है नाम के पीछे लगते हैं। चलिए आगे उनके बारे में हमें KR गिरी जी ने बताया है, आगे चलते हैं। और ये तो प्रेसिडेंट आपने कवर कर लिया। आप इस स्लाइड में 2 चीज मिसिंग है, एक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और वो बहुत कम है, मुझे लगता है 3-4 आर्टिकल और बचे हैं आपके। एग्जीक्यूटिव में सिर्फ 1-2 चीजें आएंगी। अच्छा वो उसमें नहीं आएगा, बच गए, ठीक है। एग्जीक्यूटिव आपने कवर कर लिया, पार्लियामेंट में आएगा वो, डन। अब ये थोड़ा लंबा था, ये ज्यादा लंबा नहीं है, ठीक है। क्या? Yes, she is right. एग्जीक्यूटिव में 3 आर्टिकल 4 आर्टिकल और बचे हैं आपके। COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, यही सब होगा, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे कौन से जनरल? अच्छा ठीक है, 3 आर्टिकल बचे होंगे मेरे अकॉर्डिंग, 3 या 4, ठीक। इसके बाद फिर हम चलेंगे पार्लियामेंट में। अरे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि वही लोग MP हैं, वही लोग सरकार में आ जाते हैं, वही एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं, तो ठीक है। हल्दी तो अब मुझे कक्षा को 20 मिनट पहले ओवर कर देना चाहिए, ताकि 20 मिनट आपको अटेंडेंस लेकर आपको भेजते हैं और फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। 52 में आपने स्थापित किया प्रेसिडेंट को। अरे बड़ा लंबा हो जाएगा ये रिवीजन हमारा, ठीक है। 52 में स्थापित किया, 53 में आपने कुछ कंडीशन डाल दी। अभी आप लोग पढ़ लीजिएगा, सर का थोड़ा सुबह भी एक क्लास थी कहीं और यहाँ भी है, और शाम को भी एक सेशन है। तीसरा ये कि यहाँ भी कोई भी बात कॉन्सेप्ट वाली नहीं हो रही है। इससे पहले कॉन्सेप्चुअल बातें बहुत हुई थी, जैसे राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, और समझने वाली चीजें, ठीक है, जो आर्टिकल 20 में हम लोगों ने पढ़ी, 12 में हम लोगों ने पढ़ी, उससे पहले पढ़ी। अब मेजर प्रोसीजरल चीजें हैं जो आपको नोट डाउन करके याद करनी है। अब राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा तो उम्र उसकी निर्धारित तो करनी पड़ेगी, वरना राहुल गांधी 15 वर्ष में बनाए जा सकते थे, तो इसलिए 35 वर्ष रखी। अब 35 का डिमार्केशन याद रखिएगा। ये प्रोसीजरल चीजें आपको याद रखनी है, तो वो लिख के याद करनी होगी,
ठीक है, प्रेसिडेंट की लिस्ट को गो थ्रू कर लीजिएगा, याद होने चाहिए, इसलिए क्योंकि डायरेक्टली नहीं पूछता कभी कोई, लेकिन आपकी जो ओवरऑल लर्निंग है वो तभी बढ़ती है जब आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम किसी इंसिडेंट की, किसी अमेंडमेंट की बात करते हो, तो आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम की सरकार भी याद होती है, उस पॉइंट ऑफ टाइम का प्रेसिडेंट भी याद होता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम का वाइस प्रेसिडेंट भी याद होता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम का पॉलिटिकल सिनेरियो भी याद होता है। तब तो वो चीजें लॉन्ग टर्म आपको याद रहती, वरना इन दी एंड आपको एग्जाम में, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इतना মহাপুৰুষ वास्ट শ্ৰীমন্ত है শংকৰদেৱ कि आप বিশ্ববিদ্যালয় जो मेमोराइज करने वाली चीजें हैं वो বুঝবাই अनलिमिटेड, कुछ चीजें आप जनरली ही जान जाओ, जनरल सेंस अपना जनरल अवेयरनेस बढ़ा लोगे, तो पॉलिटिक्स लीगल सिस्टम ये सब टीवी में आता रहता है, डिबेट होती रहती है, बिल पास होते रहते हैं। अब एडीएम जबलपुर से शिवाकांत शुक्ला का अभी 15 दिन पहले ही नाम लिया है बहुत जोर से, अब वो हमेशा कनेक्ट हो जाएगा कि भाई ड्रॉबैक रहा कांग्रेस का, ड्रॉबैक रहा तो समझ जाइए इमरजेंसी पहुंचेगा तो एक आदमी एचआर खन्ना पीछे पड़ा है, एचआर खन्ना तो फिर इलेक्शन भी लड़ा देंगे। मतलब मैं सब कुछ कह रहा हूँ कि सब रिलेट हो जाएगा, सब ही कुछ रिलेट हो जाएगा, किशोरनंदा भारती रिलेट हो जाएगा, किशोरनंदा भारती से गोलकनाथ रिलेट हो जाएगा, गोलकनाथ से फिर पीछे वाले केस रिलेट हो जाएंगे, शंकादी प्रसाद, सब आपस में रिलेट करते जाओ। शंकादी प्रसाद से पहले चंपाकन दुराई राजू, चंपाकन दुराई राजू से पहले के बाद 31 तो आ ही गया था, राइट टू प्रॉपर्टी 31 बी सी, तो सब स्टोरी लाइन में याद हो जाना चाहिए आपको। मेमोराइज करने के लिए बहुत कुछ वैसे ही पड़ा है जो आपको एट द एंड सब रखना पड़ेगा, कैपिटल से लेके दुनिया भर से लेके पता नहीं क्या क्या आप लोग। ठीक, आप लोग आज क्लास है शाम, कोई क्लास है शाम 3 한번째 3 डन। चलिए मुलाकात होती है संभवतः कल, ठीक है संभवतः कल, चलिए परसों, ठीक, एक बार बात करके इंडियन लिंकिंग पार्क, बाप रे बाप, ऐसा ना बोलिए इंडियन इट डजंट इवन मैटर, इट विल मैटर in the end it doesn't even matter maybe for this life, but आप अच्छे कर्म आपके गुण जन्म जन्मांतर तक चलेंगे, तो in the end it does matter by देवेश शर्मा। चलो किस किस को लगता है कि कास्ट सिस्टम को रेडिकेट कर देना चाहिए? विशाल का सर यस, हमारा यस आपकी वोट पे जाता है और सभी का यस जाता है मेरी तरफ से, चिंता ना करें, ठीक, एवरीबडी इज फॉर आवर लीडर विशाल। मुलाकात होती है विशाल, बात नहीं हो पाई आज, फिर होगी।